हेलो मित्रों, यथार्थ अकेडमी ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्यूब घन पर। तो सबसे पहले हम ये जानें कि घन होता क्या है। घन एक त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल, अर्थात जिसमें 3 विमाएँ होती हैं और जिसकी तीनों विमाएँ आपस में बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। तो आप घन को परिभाषित कर सकते हैं ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी तीनों विमाएँ आपस में समान हो, घन कहते हैं। अब अगर आकृति के द्वारा हम दर्शाते हैं तो 3 डायमेंशन की आकृति को 2 डायमेंशन पे दर्शाते हैं तो कुछ इस तरह की स्थिति प्राप्त होती है। अब आप देखें, ये तो आपने परिभाषित किया कि घन है क्या। अब इसकी प्रकृति क्या है? तो घन में कोने कितने होते हैं? घन में 8 कोने होते हैं। कोर एज 12 कोरें होती हैं और 6 फलकें होती हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल करके इससे संबंधित प्रश्नों को करते समय इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। 8 कोने होते हैं, 12 कोरें होती हैं, 6 फलकें होती हैं। जैसा कि अगर आप UPSSC के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों पर नज़र रखें तो आजकल ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं जिसमें बड़े बड़े प्रश्न की स्थिति प्राप्त होती है, जिसमें कई कॉन्सेप्ट दिए गए होते हैं, उसमें से आपसे गलत और सही की बात की जाती है। तो जैसे घन पर ही आपके पास प्रश्न के द्वारा पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो नीचे आपको क्रमशः दे दिया जाएगा कि किसी घन में 8 कोने होते हैं, किसी घन में 12 कोरें होती हैं, 6 फलकें होती हैं। किसी सतह के, जैसा कि हमने डाइस में भी आपको बताया, किसी सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं और एक विपरीत सतह होता है। ये एक घन की प्रकृति होती है। तो आप कह सकते हैं किसी सतह की 4 पड़ोसी सतह और एक विपरीत सतह होती है। तो इस प्रकृति को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आजकल ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं जिस पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्न बनाया जाता है। कितने कोने, कितने कोर, कितने फलक, किसी सतह के कितने पड़ोसी सतह और कितने विपरीत सतह होते हैं। तो यह तो आपके घन की प्रकृति हुई। आइए अब हम घन पे प्रश्न कैसे। तो जो प्रश्न की पहली प्रकृति होती है वही होती है कि बड़ा घन आपको दिया गया होता है, उसका माप दिया गया होता है और आपको एक छोटे माप के घन में विभाजित करना होता है। तो आपसे कुल संख्या पूछी जा सकती है। जैसे आपसे प्रश्न किया जाए कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी बड़े घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। तो आपको पता है कि बड़े घन के आयतन में यदि एक छोटे घन के आयतन का अगर हम भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है वो छोटे घनों की कुल संख्या होती है। तो अगर इसको हम कॉन्सेप्ट में बदलना चाहें तो आप कह सकते हैं कि यदि x सेंटीमीटर भुजा वाले किसी बड़े घन को y सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो घनों की कुल संख्या क्या होगी। तो आप कह सकते हैं घनों की कुल संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे
छोटे घन का आयतन। तो घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितनी है? x सेंटीमीटर है। तो और छोटे घन की भुजा कितनी है? y सेंटीमीटर है। तो बड़े घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो आप कह सकते हैं बड़े घन का आयतन हो जाएगा x क्यूब। छोटे घन का आयतन, छोटे घन की भुजा कितनी है? y। तो छोटे घन का आयतन कितना हो जाएगा? y क्यूब। अर्थात आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं x अपान y का घात 3। अब x अपान y को भी आप बदल सकते हैं। x में y का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है इसको आप कह सकते हैं n क्यूब। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि किसी बड़े घन की भुजा दी गई हो और उसको छोटे छोटे घन की भुजा में काटना हो तो घनों की कुल संख्या बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो संख्या होती है। तो आइए इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी बड़े घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? आपको पता है बड़े घन की भुजा कितनी दी गई है? बड़े घन की भुजा दी गई है 8 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर। अब आपसे घनों की कुल छोटे घनों की कुल संख्या पूछी जा रही है। तो जैसा कि हमने आपसे बताया कि बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन का भाग देंगे तो बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा? 8 क्यूब। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं या आप क्यूब को बाहर भी कर सकते हैं। 8 अपान 2, 8/2 का घात 3। 8 में 2 का भाग जाएगा 4, 4 का घात 3 अर्थात कितना हो जाएगा? 64। तो आप कह सकते हैं छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी? 64 होगी। इस तरह से आपने देखा कि बड़े घन की भुजा दी गई है और छोटे घन की भुजा दी गई है तो कुल घनों की संख्या आप ज्ञात कर रहे हैं। आपके प्रश्न में घनों की कुल संख्या दी गई हो और दोनों में से किसी बड़े की भुजा दी हो तो छोटे की भी ज्ञात कर सकते हैं या छोटे की दी गई हो तो बड़े की ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इस पर एक प्रश्न करते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी बड़े घन को 125 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो प्राप्त छोटे घन के प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? तो आपसे यहां दी गई है कुल संख्या कितनी दी गई है? कुल संख्या आपकी दी गई है 125। बड़े घन की भुजा x बराबर कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। y क्या होगा यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि कुल संख्या बराबर क्या होता है? कुल संख्या बराबर होता है x अपान y का घात 3। तो यहां पर कुल संख्या बराबर x अपान y का घात 3। तो यहां पर कुल संख्या कितना दिया गया है? 125। बड़े घन की भुजा कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा नहीं पता है, 10/y का घात 3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो घात 3 इधर है इधर आने पर घनमूल हो जाएगा। 125 का घात 1/3 बराबर हो जाएगा 10/y। अर्थात आप कह सकते हैं 125 का घात 1/3 का मतलब होता है किसी संख्या का घनमूल। तो 125 का घनमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10/y। y से इधर मल्टीप्लाई करके 5 का भाग दे देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10/5 अर्थात कितना? 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपके छोटे घन की भुजा कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से आप बड़े घन की भुजा x, छोटे घन की भुजा y, कुल संख्या इन तीनों में से कोई 2 मान प्राप्त हो तो तीसरा मान आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो पहली प्रकृति थी आपके प्रश्न की कि
बड़े घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, कुल संख्या। अब हम देखेंगे कि किसी बड़े घन को यदि छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, इसके समझने के लिए आप इसको ट्रिकली भी मेंटेन कर सकते हैं, बेसिकली भी मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिकली इसको देखते हैं। जैसे आप ध्यान दें, कोई एक ये रेखा दी गई है, सपोज दैट ये 3 सेंटीमीटर की है। अगर इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना हो तो आप क्या करेंगे, पहले 1 सेंटीमीटर पे काटेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर पे काटेंगे। तो आप देख रहे हैं जितने टुकड़े आपको करने पड़ रहे हैं, काटने की संख्या उससे एक बार कम आ रही है। टुकड़े कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। काट कितनी बार रहे हैं, 2 बार काट रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे अगर 4 सेंटीमीटर भुजा का कोई कपड़ा है और उसको आपको 1 सेंटीमीटर के भुजा में काटना है तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 भाग कर रहे हैं तो काटनी कितनी बार पड़ रहा है, 3 बार पड़ रहा है। अर्थात कहने का आशय ये हुआ, किसी भी स्थिति को जितने भाग में काटना होता है, काटने की संख्या उससे सदैव एक बार कम करनी पड़ती है। तो यह तो आप एक रेखा की बात किए, लेकिन आप अगर यहाँ घन पढ़ रहे हैं तो घन में कितनी बीमाएं होती हैं, 3 बीमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसका आशय यह हुआ कि अगर घन को हम काटते हैं तो लंबाई के अनुदिश, चौड़ाई के अनुदिश और ऊंचाई के अनुदिश, अर्थात तीनों तरफ से आपको काटना पड़ेगा। तो आपने देखा किसी एक के बीमा के अनुदिश, एक भुजा के अनुदिश अगर आपको काटना है तो जितने भाग आप कर रहे हैं उससे एक बार कम काटना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको किसी भुजा को n भाग में काटना है, कितने भाग में, n भाग में काटना है, तो इसका मतलब यह हो गया कि भुजा को कितनी बार काटना पड़ेगा, n-1 बार आपको काटना पड़ेगा। तो अगर एक भुजा को आप n-1 बार काटते हैं तो ये त्रिविमी आकृति है, इसमें 3 बीमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों भुजाओं के अनुदिश आपको काटना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक भुजा पे आप इतनी बार काटते हैं तो तीनों भुजाओं पे काटना होगा, तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात काटने की कुल संख्या क्या हो जाएगी, n-1 इंटू 3। अब आप इस कॉन्सेप्ट को क्रमशः मेंटेन कर लें। अगर हम आपसे ये कहते हैं x सेंटीमीटर भुजा वाले किसी बड़े घन को y सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपने देखा कि यहां काटने की संख्या कितने के बराबर हो रही है, n-1 इंटू 3। तो आप ये जाने कि n क्या है, n का मतलब है एक भुजा के अनुदिश काटी गई संख्या। अब ये संख्या आप निकालेंगे कैसे, तो n की वैल्यू होती है, n बराबर होता है x अपान y। x क्या है, x है बड़े घन की भुजा, y क्या है, छोटे घन की भुजा, जो कि हम पहले आपको दर्शा चुके हैं। तो अगर n की वैल्यू आपको निकालना है तो बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग देंगे तो आपको n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो काटने की कुल संख्या क्या हो जाएगी, काटने की कुल संख्या, काटने की कुल संख्या बराबर हो जाएगी n-1 इंटू 3, जहां पर n क्या है, n है x अपान y। x क्या है, बड़े घन की भुजा, y क्या है, छोटे घन की भुजा। तो आइए इस पर हम एक प्रश्न करते हैं। आपका प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी बड़े घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो बड़े घन को कितनी बार
काटने की आवश्यकता होगी। तो आपको देखें x बराबर क्या दे रहा है, x मतलब बड़े घन की भुजा, x बराबर कितना दिया 4 सेंटीमीटर, y बराबर छोटे घन की भुजा कितना दे रहा है 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि काटने की कुल संख्या क्या होती है, काटने की कुल संख्या होती है, संख्या बराबर होती है n-1 इंटू 3। n क्या है, n का मतलब x अपान y, तो आप n की वैल्यू निकाल लीजिए, n बराबर 4/1 बराबर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो संख्या काटने की कितनी हो जाएगी 4-1 गुणे 3, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 त्रिक का 9। इसका आशय ये हो गया कि काटने की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। आइए इसी पर एक प्रश्न और करते हैं। जैसे 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी बड़े घन को, 10 सेंटीमीटर का मतलब x बराबर कितना 10, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए, अर्थात y क्या दे रहा है, y बराबर 2 दे रहा है। तो बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है काटने की कुल संख्या क्या होती है n-1 इंटू 3 होती है। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर x अपान y 10/2 अर्थात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो काटने की संख्या क्या हो जाएगी 5-1 इंटू 3, तो 5-1 इंटू 3 है तो 4-3 12, कितनी बार काटना पड़ेगा 12 बार काटना पड़ेगा। अब इसमें प्रश्न की प्रकृति कभी कभी बदलती है, बदलती ये है कि यहाँ पर आपको बड़े घन की भुजा दी गई है, छोटे घन की भुजा दी गई है, तो काटने की कुल संख्या आपसे पूछा जा रहा है। यदि आपके प्रश्न में ये परिवर्तन हो कि किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो कुल प्राप्त घनों की संख्या दी गई हो, तो कैसे काटने की संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे आपका अगला प्रश्न है, किसी बड़े घन को 125 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी। तो आप देख रहे हैं कि कुल घनों की संख्या कितना है 125। तो यहाँ पर अभी हम इसके पहले जब पहला प्रश्न हल कर रहे थे तो घनों की कुल संख्या x अपान y का घात 3 अर्थात n³ प्राप्त हुआ था आपको। अर्थात आप कह सकते हैं कि घनों की कुल संख्या किसके बराबर होती है n³ के बराबर होती है। तो 125 का मतलब कितना है, n³ बराबर कितना है 125 है, n बराबर कितना है 5 है। अगर n की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई तो काटने की कुल संख्या आप निकाल सकते हैं। तो आपको पता है काटने की कुल संख्या क्या होती है n-1 इंटू 3 होती है। तो यहाँ पे n का मान कितना है 5-1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 बार हो जाएगा। अब नॉर्मली आप ओरल भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हम आपसे कहें किसी बड़े घन को 512 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको n³ बराबर कितना दिया है 512 दिया है। तो अगर n³ 512 दिया है तो n बराबर कितना हो जाएगा 8, 512 का घनमूल। तो काटने की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 8-1 इंटू 3 अर्थात कितना हो जाएगा 7-21 बार। आपको कितनी बार काटना होगा 21 बार काटना होगा। अब इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग कुछ ऐसे प्रश्नों में किया जाता है जहां पर एक से अधिक गतिविधियां प्रयोग की गई हैं। तो आइए प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। जैसे एक बढ़ई को एक बड़ा घन 64 छोटे छोटे घनों में विभाजित करने को कहा गया। एक बढ़ई को एक बड़ा घन 64 छोटे छोटे घनों में विभाजित करने को कहा गया, लेकिन वह भूल से या गलती से उसे 64 के बजाय कितने में कर दिया
125 छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया। तो इस तरह से वह 18 रुपए अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त करता है। तो उसकी वास्तविक मजदूरी क्या होगी? प्रश्न को एक बार फिर से सुन लें। एक बढ़ई को एक बड़ा घन 64 छोटे छोटे घनों में विभाजित करने को कहा गया, लेकिन वह गलती से उसे 125 छोटे छोटे घनों में विभाजित कर देता है। तो इस प्रकार वह 18 रुपए अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त करता है। तो उसकी वास्तविक मजदूरी क्या होगी? तो आप देखें, अगर n क्यूब 64 के बजाय कितना हो गया? 125 हो गया। तो आप पहले n का मान निकाल लीजिए। तो n बराबर क्या होगा? 4 होगा। यहाँ कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ पर काटने की संख्या क्या होगी? काटने की संख्या आपको पता है n - 1 इंटू 3, 4 - 1 इंटू 3। तो यहाँ पर काटने की संख्या क्या होगा? 5 - 1 इंटू 3। तो 4 ऋण 1 3, 3 त्रिका 9, यहाँ पर 5 ऋण 1 4 तिहाई 12। अर्थात प्रश्न पे ध्यान दें, अगर n क्यूब वह 64 करता, अर्थात 64 छोटे घनों में काटता, तो उसे कितनी बार काटना पड़ता? 9 बार काटना पड़ता। लेकिन उसने 64 के बजाय काटा कितने में? 125 में काटा। तो उसे काटना कितना बार पड़ा? 12 बार काटना पड़ा। तो आप देखें कि बड़े घन को वह 9 के बजाय कितने में काटता है? 12 बार काटता है। कितनी बार आप ज्यादा काटता है? तो आप देख रहे हैं कि 3 बार ज्यादा काटता है। अर्थात अतिरिक्त कितनी बार काटा? 3 बार काटा। तो 3 बार की अतिरिक्त मजदूरी वो प्राप्त कितना करता है? 18 रुपए प्राप्त करता है। तो अगर 3 बार की अतिरिक्त मजदूरी 18 रुपए है, तो 1 बार की अतिरिक्त मजदूरी कितनी होगी? 18/3 अर्थात 6 रुपए हो जाएगा। तो 1 बार की अतिरिक्त कटिंग की मजदूरी कितनी है? 6 रुपए है। तो उसकी वास्तविक कटिंग कितनी है? वास्तविक कटिंग कितनी है? 9 बार है। तो वास्तविक मजदूरी कितनी हो जाएगी? 9 × 6 अर्थात 54 रुपए। तो उसकी वास्तविक मजदूरी क्या हो जाएगी? 54 रुपए हो जाएगी। तो इस तरह से क्यूब में n - 1 इंटू 3 अर्थात काटने की कुल संख्या के इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस तरह के प्रश्नों को बड़े आसानी से आप अंतिम रूप दे सकते हैं। तो मित्रों, अभी तक आपने देखा कि बड़े घन को छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो घनों की कुल संख्या, कितनी बार काटना पड़ता है, या उसकी उपयोगिता आपने साबित किया। अब हम देखेंगे कि बड़े घन की सभी सतहों को एक रंग से रंग दिया जाए। ये पहला टाइप होगा। एक से अधिक रंग का प्रयोग हम दूसरे टाइप में करेंगे। अगर किसी बड़े घन के सभी सतहों को एक रंग से रंगने के बाद छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो कितने प्रकार के घन प्राप्त होंगे और प्राप्त घनों की अलग अलग संख्या क्या होगी? इस तरह की गतिविधि को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आपको नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें और आपकी हर गतिविधि को अंतिम रूप मिलता रहे। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।